करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं निहाल एमपी न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश जो है वो देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो कि मेडिकल स्टडी के क्षेत्र में हिंदी में पढ़ाई करवाने के लिए शुरुआत करने जा रहा है, जो कि मध्य प्रदेश के मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। और इसी तारतम्य में आज हमसे बात करने के लिए जुड़े हैं मध्य प्रदेश के और इंदौर शहर के जाने माने होम्योपैथी डॉक्टर AK द्विवेदी जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में। नमस्कार जी। और सबसे पहले आपको बता दें कि सर ने जो है अभी हाल फिलहाल में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है मानव शरीर रचना विज्ञान, जो कि मेडिकल स्टडी के ऊपर लिखी गई है और हिंदी में जो मेडिकल की पढ़ाई है उसको लेकर भी लिखी गई है। तो सर से ही जानते हैं कि आखिर क्या कुछ उनके इस पुस्तक में है और इनकी किताब में है और जो बच्चों के लिए कितनी ज़्यादा आगे जाके महत्वपूर्ण होगी। जी निहाल जी, जैसा कि आपने बताया कि शरीर रचना विज्ञान, मानव मतलब मनुष्य, इसका अगर आप इंग्लिश देखेंगे तो कितना इजी हो जाता है। ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी को हिंदी में जब बात करेंगे तो मानव शरीर रचना विज्ञान हो जाएगा। हिंदी की पढ़ाई मेडिकल में और कठिन हो जाएगी इंग्लिश से। अगर मैं टर्मिनोलॉजी की बात करूं तो इंग्लिश जो टर्मिनोलॉजी होती है वो बहुत इजी होती है। वो उसमें बात करना जैसे एनाटॉमी, ऐसे फिजियोलॉजी, ऐसे ही बायोकेमिस्ट्री। लेकिन जब हम हिंदी में बात करेंगे तो एनाटॉमी को शरीर रचना विज्ञान और फिजियोलॉजी को शरीर क्रिया विज्ञान, मतलब एनाटॉमी जो हमारे शरीर का बनावट है उसके बारे में बात करेगा। तो शरीर की रचना ऊपर वाले ने कैसे की हुई है वो हमने इस पुस्तक में दिया हुआ है। हमारी दूसरी पुस्तक का भी कार्य चल रहा है जो फिजियोलॉजी होगी, शरीर क्रिया विज्ञान। हमारे शरीर की जो बनावट है उसके बाद उसकी क्रिया कैसे होती है। हमारा हाथ है तो हाथ का फंक्शन क्या है, मतलब हाथ का कार्य क्या है। पैर है तो पैर का क्या कार्य है। आँख है तो आँख का क्या कार्य है। जीभ है तो जीभ का कार्य क्या है। हृदय, हार्ट है तो उसका हृदय का क्या कार्य है। दिमाग है तो उसका क्या कार्य है। ये सब आ जाएगा हमारे फिजियोलॉजी में, जो कि शरीर क्रिया विज्ञान होगी। वो अभी हमारा उस पर कार्य चल रहा है। अभी हमारे पास जो है वो है शरीर रचना विज्ञान। हमने इस पुस्तक में शरीर रचना मतलब मानव शरीर रचना के बारे में जितना भी हमारे एनाटॉमी में था उसको देने का प्रयास किया हुआ है। अगर आप एनाटॉमी देखेंगे तो जो हमारी इंग्लिश की एनाटॉमी की बुक है वो काफ़ी मोटी मोटी बुक होती है। लगभग 400-400, 500-500 पेज के 3 वॉल्यूम होते हैं, या एक अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो वो लगभग 800-1000 पेज का वॉल्यूम होता है, जिसको हमने कॉम्पैक्ट करने की कोशिश किया है और लगभग 250 पेज में हमने इसको कंपाइल करने का कोशिश किया हुआ है। काफ़ी अच्छी किताब है। अगर मैं इसके परिकल्पना की बात करूं तो जब मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शर्मा जी थे, उन्होंने जबलपुर में एक मीटिंग बुलाई थी। मैं चूँकि मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी में मेंबर था बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की एक मीटिंग चल रही थी और उसमें शर्मा जी ने सभी पूरे मध्य प्रदेश के होम्योपैथिक जो टीचिंग संस्थानों में है, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजेस में जो या तो टीचर्स हैं या हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं या प्रिंसिपल हैं, जो भी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में थे, उनको बुलाया था। और उन्होंने कहा कि जब स्टूडेंट हिंदी में कोई क्वेश्चन का आंसर लिखता है तो आप लोग उसको क्रॉस कर देते हैं, उस पर नंबर नहीं देते हैं, जो कि उचित नहीं है। अगर हिंदी में भी वो वही बात लिखता है जो इंग्लिश में है तो आपको मार्क्स देना चाहिए। उनकी वो डॉक्टर RS शर्मा काफ़ी सीनियर फिजिशियन थे और वो हमारे मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे। काफ़ी सफल कार्यकाल रहा उनका। तो उन्होंने ये बात हम लोगों से, चिकित्सकों से किया और उन्होंने आग्रह किया कि जो छात्र हिंदी में प्रश्नों का उत्तर देना चाहता है उसको आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर आप उसको प्रोत्साहित करते हैं तो एक अच्छा डॉक्टर हमको मिल सकता है। उन्होंने इसको हमारे मध्य प्रदेश में जो हिंदी बहुल प्रदेश है, जहाँ पे हिंदी काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है और जो गांव से स्टूडेंट आते हैं, जो हिंदी मीडियम से स्टूडेंट आते हैं, उनको मेडिकल की पढ़ाई काफ़ी कठिन लगती है। मैं बतौर प्रोफेसर गुजराती होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले लगभग 25 सालों से टीचिंग प्रोफेशन में हूँ और गुजराती होम्योपैथिक कॉलेज में ही मुझे
22 साल हो चुके हैं। तो इस 22 साल के दौरान मैंने ये देखा है कि जो हमारे सुदूर गांव से बच्चे पढ़ने के लिए आते थे मेडिकल की पढ़ाई, उनको एनाटॉमी फिजियोलॉजी पहले 6 महीने तो कुछ समझ में आती नहीं थी। क्योंकि बच्चे क्या करते थे कि वो 12th पढ़ करके आते थे, तुरंत 12th के बाद मान लो थोड़ा बहुत कोचिंग भी कर लिया, तो पहले वो स्कूल में हिंदी मीडियम से पढ़ते थे, हिंदी मीडियम के बाद वो डायरेक्ट हमारे मेडिकल एजुकेशन में आ जाते थे। तो जो टर्मिनोलॉजी थी, मतलब जो हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, उसका साधारण इंग्लिश में ट्रांसलेशन और फिर उस इंग्लिश के ट्रांसलेशन का हम उनको हिंदी में ट्रांसलेशन करना, ऐसा सिखाते थे उनको। मैं सबसे पहले ये बताता था कि आप लोग एक डिक्शनरी ले लीजिए, जिसको हम मेडिकल में बहुत अच्छी डिक्शनरी बोली जाती है, डॉर्लैंड डिक्शनरी। तो हम उनको बोलते थे कि जो हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, उसका डॉर्लैंड डिक्शनरी में आप एक एक वर्ड का सिंपल जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश टू इंग्लिश वो समझ लीजिए। फिर जो इंग्लिश का ट्रांसलेशन है उसको इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी में जा कर के देखिए, तब आप सही तरीके से इसको समझ पाएंगे। क्योंकि अगर मेडिकल स्टडी की मैं बात करूं तो कोई भी स्टूडेंट इसको पूरा रट नहीं सकता। काफ़ी बड़ा विज्ञान है हमारा चिकित्सा विज्ञान, और चिकित्सा विज्ञान की किताबों को यूं ही आसानी से रटा नहीं जा सकता। अगर मैं एनाटॉमी की बात करूं, जो शरीर रचना विज्ञान है, तो उसमें अगर आप बोन्स देखेंगे तो 208 प्रकार की बोन्स हैं। सभी हड्डियों के बारे में उनको एक एक जानना है कि ये हमारे हाथ की उंगलियों में कौन सी हड्डी होती है, हमारे पैर की उंगलियों में कौन सी हड्डी होती है, हमारे हाथ में ये ऊपर का जो भाग है इसमें कौन सी हड्डी है, ये जो नीचे का भाग है इसमें कौन सी हड्डी है, तो इसमें रेडियस है, अल्ना है। फिर ऐसे ही पैर के भाग में जो ऊपर का भाग है उसमें कौन सी हड्डी है, फीमर है। तो ऐसे ही पैर का जो निचला भाग है उसमें कौन सी हड्डी है, तो टिबिया है, फिबुला है। ये तो चलो दिख जाता है हमको, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम अगर ब्रेन की बात करें तो हमारा जो दिमाग है ब्रेन में, उसमें सल्साई है, गायराई है, मतलब इतने छोटे छोटे उसके पार्ट्स हैं जिसकी बात किया जाता है। आप जैसे हार्ट में देखेंगे तो हृदय आपको दिखता है कि वो पान के पत्ते के आकार का होता है या हार्ट शेप्ड होता है, तो उसके अंदर का वॉल्स कैसा होता है, चेम्बर कैसा होता है, वेंट्रिकल्स कैसे होते हैं, एट्रिया कैसे होते हैं, ये सारा कुछ हमारे एनाटॉमी में आता है। इसी तरीके से जो हमारी किडनी है, किडनी की बनावट कैसी है, तो हार्सू शेप है या बीन शेप है या किडनी शेप्ड है, तो वो किडनी है। फिर उसमें ट्यूब्यूल्स है, फिर उसका यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, फिर यूरेथ्रा है। तो किस तरीके से इसका हमारे शरीर में बिठाया हुआ है, दोनों साइड किडनी कैसे बैठी हुई है। फिर हमारा लीवर है, तो लीवर कहाँ पर सिचुएटेड है, उसका सिचुएशन देखना होता है। फिर इसी तरीके से स्प्लीन है, तो स्प्लीन कहाँ पर सिचुएटेड है। इसी तरीके से हमारी इंटेस्टाइन है, जिसको अतड़िया बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी थोड़ा इजी हो जाती है। जैसे हार्ट, आप बहुत कॉमन लोग हार्ट को बहुत आसानी से समझ जाते हैं, उसको जब हम हिंदी में बात करते हैं तो उसको हम हृदय बोलते हैं। इसी तरीके से लीवर को हम प्लीहा बोलते हैं, इसी तरीके से स्प्लीन को हम तिल्ली बोलते हैं। इसी तरीके से और भी जो दूसरे हमारे शरीर के अंग हैं उसको हम अलग अलग नाम देते हैं। तो थोड़ा सा हिंदी की टर्मिनोलॉजी स्टार्टिंग में हो सकता है कठिन हो, लेकिन जो छात्र हिंदी मीडियम से पढ़ करके आया है उसको इससे काफ़ी सपोर्ट हो जाएगा। हमारे यहाँ 2 तरह की पढ़ाई का मीडियम है, एक तो हिंदी मीडियम, दूसरा इंग्लिश मीडियम। आज बच्चे कॉन्वेंट से हमारे पास ज़्यादा आने लगे हैं। मैं 20 साल पहले और 20 साल बाद का जो अंतर है उसकी बात करता हूँ। जब 20 साल पहले मैं पढ़ाने जाता था तो हमारे 100 बच्चों के क्लासरूम में लगभग 25 से 40 बच्चे हिंदी मीडियम वाले होते थे। आज जब हम 100 बच्चों की क्लास लेते हैं और जब हम उनसे पूछते हैं तो आज 100 बच्चों की क्लास में से लगभग 5 से 10 बच्चे ही हिंदी मीडियम वाले होते हैं। क्योंकि जो कॉन्वेंट सिस्टम डेवलप हुआ हमारे देश में, पहले बच्चे सरकारी स्कूल से पढ़ के आते थे, अब वो कॉन्वेंट में पढ़ के आते हैं। तो अब उनका अगर इंग्लिश मीडियम हो गया है तो इंग्लिश मीडियम के बाद उनको वापस हिंदी मीडियम में जाना थोड़ा सा कठिन लगेगा। लेकिन जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए ये बहुत उपयोगी साबित होगी। और जो एनाटॉमी है, शरीर रचना विज्ञान, मानव एनाटॉमी, चूँकि हम मानव के डॉक्टर बनते हैं तो इसलिए ह्यूमन एनाटॉमी और मानव शरीर रचना विज्ञान, ये जो कोर्स है, ये जो सब्जेक्ट है, ये मेडिकल के सभी विधा में पढ़ाया जाता है।
ये MBBS करेगा उनको भी पढ़ना पड़ता है, BAMS मतलब आयुर्वेदिक की पढ़ाई करेंगे उनको भी पढ़ना होता है, होम्योपैथी की पढ़ाई करेंगे उनको भी पढ़ना होता है, BDS की पढ़ाई करेंगे उनको भी पढ़ना होता है, नर्सिंग को पढ़ना होता है, फिजियोथेरापी को पढ़ना होता है और पैरामेडिकल कोर्सेज को भी पढ़ना होता है। तो हमने ये जो पुस्तक बनाई है उसमें हमने सभी वर्गों का ध्यान रखा है कि ये जो पुस्तक है मानव शरीर रचना विज्ञान, ये सभी के लिए उपयोगी साबित हो। और उसका प्रकाशन अभी मध्य प्रदेश हिंदी पाठ्य पुस्तक जो निगम है उसने एकेडमी है उन्होंने किया है, हिंदी ग्रंथ एकेडमी, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी ने प्रकाशित किया है। तो मुझे लगता है कि ये चिकित्सा के हर विधा के लिए, हर वर्ग के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो। जी सर, बात करें आपके प्रोफेशन को लेकर, तो आप एक होम्योपैथी डॉक्टर हैं, तो आपको मतलब होम्योपैथी और एलोपैथी में क्या कुछ डिफरेंस लगता है, आप हमें हमारे दर्शकों को बताइए। और साथ ही साथ आप थोड़ा ये भी बताइएगा कि क्या कुछ इन दिनों होम्योपैथी का जो चलन है वो थोड़ा कम हो गया है। नेहल जी, मुझे लगता है कि आपको होम्योपैथी की सही जानकारी नहीं है। होम्योपैथी का चलन कम नहीं हुआ है, कई गुना बढ़ गया है। अगर आप अभी देखेंगे कोरोना में, तो कोरोना 2020 में आया था, जिस समय लोगों को बचाव के लिए कोई दवाई नहीं थी। उस समय लोग होम्योपैथी की आर्सेनिक एल्बम जेब में लेकर के घूम रहे थे और उसमें हमारे चिकित्सा वर्ग भी था, हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी थे और हॉस्पिटल के सभी कर्मचारी भी थे। तो कोरोना के बाद तो होम्योपैथी का प्रचलन और बढ़ गया है। अगर मैं पिछले 20 साल और 20 साल के बाद अभी आज की बात करूं तो बहुत डिफरेंस आ गया है। ऐसी कई बीमारियां थी जिसके लिए पहले लोग ऑपरेशन बहुत आसानी से करा लेते थे, लेकिन आज वो हमारे पास होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और उनको आज ऑपरेशन की ही ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे अगर आप छोटी रही होंगी तो आपको गले में टॉन्सिलाइटिस हो जाता था। पहले मैं सुनता था कि टॉन्सिल्स का ऑपरेशन हो गया, टॉन्सिल्स का ऑपरेशन हो गया। जैसे ही होम्योपैथी का प्रचलन बढ़ा हमारे देश में, तो टॉन्सिल का ऑपरेशन कम हो गया। अब टॉन्सिलाइटिस के लिए जब नाक कान गले के डॉक्टर पेरेंट्स को बोलते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो पेरेंट्स उनको हमारे पास लेकर के आ जाते हैं और हमको बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, हम बच्चे का ऑपरेशन नहीं कराना चाहते, आप कुछ भी करें तो इसको टॉन्सिल्स का ऑपरेशन करने से बचा सकें। ऐसे ही जो एलर्जिक राइनाइटिस या साइनोसाइटिस हो जाती है, बार बार जिनको नाक की सर्दी की परेशानी हो जाती है, साइनस का ऑपरेशन हो जाता था। साइनस के ऑपरेशन के बाद लोग हमारे पास आते हैं कि 2 बार साइनस का ऑपरेशन हो गया है, आप होम्योपैथी दवाई दें ताकि हमको ये दोबारा परेशानी नहीं हो। ऐसे ही जिनको बार बार किडनी में स्टोन बन जाती है, रीनल स्टोन के लिए वो हमारे पास आते हैं कि हमने 2 बार पिछली बार ऑपरेशन करा लिया था, अब कोई ऐसी होम्योपैथिक दवाई दीजिए कि जिससे हमको शरीर में पथरी बनना ही बंद हो जाए। तो होम्योपैथी का स्कोप काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी डेवलप हो गया है। अगर आप सिटी की बात करेंगी, इंदौर जैसी सिटी में, तो आज पेरेंट्स इतना जागरूक है कि वो छोटा बच्चा 3 महीने 6 महीने का बच्चा लेकर के हमारे पास आ जाते हैं कि इसको आगे हमको होम्योपैथिक दवाई ही देना है, क्योंकि इसको एंटीबायोटिक नहीं खिलाना है, एंटीबायोटिक का बहुत नुकसान होता है। तो इस तरीके से अगर मैं पिछले 20 साल और ये इस 20 साल के दौरान की बात करूं तो होम्योपैथी काफ़ी बढ़ चुकी है और लोग काफ़ी पसंद करते हैं। बच्चे होम्योपैथिक मीठी दवाइयाँ होती हैं इसलिए पसंद करते हैं, और जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं जिनको प्रोस्टेट की परेशानी हो जाती है या बुढ़ापे में जो रोग हो जाते हैं, शुगर के कारण कमजोरी हो जाती है, तो वो लोगों को हम लोग जो डिस्टिल वाटर में होम्योपैथिक दवाई देते हैं उससे काफ़ी राहत होती है। तो इस तरीके से होम्योपैथी का प्रचलन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे लोग जिन्हें कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट हो जाते थे, वो होम्योपैथी को अपनाना चाहते हैं कि वो साइड इफ़ेक्ट से बचना चाहते हैं। ऐसे जो दूसरी दवाइयों को लेने से उनको एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन लग जाते थे, तो वो लोग उन दवाइयों को छोड़ करके होम्योपैथी अपना रहे हैं। जी सर, बात करें कोरोना काल की, तो कोरोना काल के दौर में होम्योपैथी का कितना कुछ सहयोग रहा है, क्योंकि ऐसा सुनते हैं कि जो होम्योपैथी की दवाइयों का असर है वो धीरे धीरे होता है, तो उस टाइम पे लोगों का रिएक्शन क्या रहता था? नेहल जी, ये बहुत पुरानी बात आप कर रही हैं कि होम्योपैथिक दवाइयों का असर बहुत धीरे धीरे होता है। होम्योपैथिक दवाइयों का असर बहुत फास्ट होता है, क्योंकि लोग ऐसी गंभीर बीमारी जो पुरानी होती थी, जैसे 20 साल से अस्थमा है, तब हमारे पास आएंगे अस्थमा क्योर कराने के लिए, तो उसमें समय लगता था। जैसे स्किन की बीमारी लेकर के आते हैं, अभी कुछ दिन पहले एक महिला मरीज आई थी, इंदौर के रामबाग एरिया में रहती है, उसको 50 साल से सोरियासिस था।
50 साल से सोरियासिस है, नहीं ठीक हो रहा है, तब वो होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाने आई। तो 50 साल की बीमारी को ठीक करने के लिए समय लगेगा, लेकिन कोरोना के टाइम में होम्योपैथी ने बहुत फास्ट एक्ट किया और मैंने तो काफ़ी सारे मरीजों को दवाइयाँ दिया। और आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि इंदौर के सेंट्रल जेल में कुछ कैदियों को कोरोना हो गया, कोविड हो गया, तो वहाँ के जो सुपरिंटेंडेंट थे डॉक्टर श्री राकेश भांगरे जी, उनका फ़ोन आया कि सर हमारे पास 2500 दूसरे कैदी हैं, तो आप होम्योपैथी का ऐसा 2500 डोज बना करके दीजिए जिससे वो कैदी बच सकें। तो हमने 2500 डोज इंदौर के सेंट्रल जेल के सुपरिंटेंडेंट को पहुंचाया और वहां से 2500 डोज उन कैदियों को दिए गए और 6 महीने का अध्ययन रहा। उन कैदियों को किसी प्रकार से कोरोना का संक्रमण नहीं हुआ। तो आप देखिए, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जिसको हमने रिसर्च पेपर में भी पब्लिश कराया और इसका सर्टिफिकेट भी राकेश भांगरे जी ने मुझे दिया था। तो होम्योपैथी आपका इम्यूनिटी, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसको बढ़ाने में काफ़ी सहायक होती है और उसके लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत फास्ट एक्टिंग होती है। जिन लोगों ने होम्योपैथिक दवाइयों का उपयोग किया, या तो उनको कोरोना हुआ ही नहीं, और अगर हुआ भी है तो वो बहुत लिस्ट प्रभावी रहा, मतलब उसका असर जो है वो बहुत कम रहा। मेरे पास तो ऐसे भी काफ़ी पेशेंट आए जो 25 दिन 22 दिन से अस्पतालों में एडमिट थे, नहीं ठीक हो रहे थे, तब हमने उनको हॉस्पिटल में एडमिटेड पेशेंट को होम्योपैथिक दवाइयाँ दिया और वो डिस्चार्ज होकर के आए। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि होम्योपैथिक दवाइयों को असर करने में समय लगता है। अब 50 मिलीसिमल पोटेंसी की दवाइयाँ हैं हमारे पास उपलब्ध है, जिसको हम देते हैं और पेशेंट को तुरंत राहत हो जाती है। जी सर, मानव शरीर रचना विज्ञान, इस पुस्तक को लिखने में आपको कितना वक्त लगा और क्या कुछ अनुभव आपका रहा इस पुस्तक को लेकर? नेहल जी, हमारे मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय बनाया गया। हमारे मुख्यमंत्री की जो भी उनकी थाट रही हो, उसके थाट के तहत हिंदी विश्वविद्यालय बनाया गया। उसके कुलपति थे रामदेव भारद्वाज जी, वो हमारे कांटेक्ट में आए और उनकी इच्छा थी कि वो मेडिकल के पाठ्यक्रम हिंदी यूनिवर्सिटी में संचालित करें। और इसी तरीके से हमारे मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी जो बनी जबलपुर में, उसके कुलपति थे डॉक्टर RS शर्मा जी, वो हमारे कांटेक्ट में आए। उनकी इच्छा थी कि हिंदी में अगर बच्चे जवाब लिखते हैं तो उनको भी वैसा ही ट्रीट किया जाए, वैसा ही मार्क्स दिया जाए। ये परिकल्पना लगभग 5 साल पुरानी है। हमारे दिमाग में आया कि हम एनाटॉमी की हिंदी में पुस्तक लिखें जो मानव शरीर रचना विज्ञान हुई, और उसको ट्रांसलेट करना, इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी को हिंदी में डालना, ये बड़ा कठिन था। तो उसको बनाने में हमको लगभग 1.5 से 2 साल लग गए, क्योंकि एक एक सिस्टम को लिखना, फिर उसका करेक्शन देखना, फिर टाइपिंग कराना, फिर वापस करेक्शन देखना, कम से कम 2 से 3 बार उसका करेक्शन देखा गया। उसके बाद हमने इसको हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति जी को सबमिट किया, वो बोले मैं प्रिंट कराऊंगा, फिर वो प्रिंट नहीं हो पाई। फिर कोरोना का समय आ गया, 2 साल वो चला गया, तो लगभग 4-5 साल लग गए। और अंततोगत्वा मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी के जो निदेशक जी हैं अशोक कड़ेल भाई साहब, उनको सबमिट किया। वो बहुत प्रभावित हुए पुस्तक को देख करके, और हमारे हिंदी यूनिवर्सिटी के जो वर्तमान कुलपति हैं, उन्होंने देखा पुस्तक को तो उनको लगा कि ये काफ़ी लाभदायक हो सकती है। तो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी ने इसको प्रकाशित किया। तो उसके लिए मैं मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी के सभी अधिकारियों और जो भी इसमें सहयोगी हैं, उन सभी को धन्यवाद भी देना चाहूँगा आपके माध्यम से। जी सर, बात करें तो मध्य प्रदेश शासन ने बहुत अच्छा एक नवाचार किया है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। तो आपकी ये पुस्तक कितनी ज़्यादा उपयोगी होगी उन स्टूडेंट्स के लिए, उनकी पढ़ाई में कितनी ज़्यादा मददगार रहेगी? मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश शासन को अगर सफलता मिलती है हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करने में, तो ये किताब उसमें मील का पत्थर साबित होगी, एक नींव की तरह मजबूत लोगों को पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी उपलब्ध करा सकेगी। और न केवल MBBS ही बल्कि BAMS, BHMS, BDS और पैरामेडिकल कोर्सेज, फिजियोथेरापी और नर्सिंग के लिए भी ये पुस्तक काफ़ी उपयोगी साबित होगी। जी सर, एक आखिरी सवाल आपसे ज़रूर पूछूंगी कि इन दिनों जो है वो डेंगू बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, तो डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए क्या कुछ लोगों को करना चाहिए और किस तरह का इलाज उन्हें लेना चाहिए?
निहल जी, बहुत ही जन उपयोगी आपका प्रश्न रहा। अभी आप समाचार पत्रों में देखेंगे तो डेंगू के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं और हम हर साल देखते हैं कि बारिश के बाद डेंगू के केसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमको मच्छर का रोकथाम करना चाहिए। वैसे इंदौर काफ़ी स्वच्छ शहर है, फिर भी डेंगू के केसेस मिलते हैं, तो मच्छरों से बचना चाहिए। मच्छरों से बचने के लिए फुल स्लीव का ड्रेसेस पहनना चाहिए लोगों को। डेंगू का जो मच्छर है लगभग दिन में काटता है, तो हमको ऑफिस में भी ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपको तेज सिर दर्द के साथ तेज बुखार हो रहा है तो ये डेंगू का लक्षण हो सकता है। डेंगू कई स्टेजेस में होता है। पहला होता है ये तेज फीवर आता है, फिर उसके बाद हीमोरेजिक हो जाता है, बोन पेन होता है, मतलब कई स्टेज होता है। तो अगर आपको तेज बुखार है, साथ में शरीर में तेज दर्द है, टूटने जैसा, ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं डेंगू को, हड्डी टूटने जैसा अगर दर्द हो रहा है बुखार के साथ, तो ये डेंगू हो सकता है। अगर बुखार के साथ आपको शरीर पर दाने आ रहे हैं तो ये डेंगू के लक्षण हो सकते हैं। अगर बुखार के साथ आपको स्टूल में ब्लड आ गया या यूरिन में ब्लड आ गया या कहीं भी ब्लीडिंग दिख रही है तो वो हीमोरेजिक फीवर डेंगू का हो सकता है। आपको तुरंत इसका ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है कि लोगों को आस पड़ोस में या दूसरों को बताने के बजाय विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपको तेज़ बुखार हो रहा है, तेज़ बॉडी एक हो रहा है, शरीर पर ब्लू स्पॉट्स आ रहे हैं, तो ये आपको डेंगू के लक्षण हो सकते हैं। साथ ही मैं लोगों को ये भी एडवाइस करूंगा कि अगर आपको बुखार आता है तो सिंपल सा CBC जांच करा करके देख लें। ब्लड में होता है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। अगर आपका ब्लड में प्लेटलेट काउंट सफिशिएंट है, 1.5 लाख के ऊपर है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से कम है तो वो अगेन डेंगू के फेवर में जाता है। अगर प्लेटलेट काउंट कम है तो आपको तुरंत ही नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, नहीं तो आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अपनाना चाहिए। होम्योपैथी में काफ़ी अच्छी दवाइयाँ हैं जिससे हम प्लेटलेट को बढ़ा सकते हैं और डेंगू के प्रकोप को रोक सकते हैं। तो होम्योपैथिक दवाई लोगों को प्रयोग करना चाहिए। इसी के अलावा खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको आयरन और प्रोटीन की चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए, जैसे एप्पल है, अनार है, गुड़ है। गुड़ और दलिया खाना चाहिए, वो बहुत अच्छा हो सकता है। ठंडी खट्टी चीज़ें खाने से बचें, क्योंकि मौसम का परिवर्तन होता है, तो हमको ध्यान रखना चाहिए। जितना गर्म पेय पदार्थ लेंगे, गर्म खाद्य पदार्थ लेंगे, उतना अच्छा रहेगा। और खून बढ़ाने के लिए जैसे खारक है, पिंड खजूर है, ये सारा, बादाम ले सकते हैं, आलमंड्स है, या आंवले का मुरब्बा या आंवला कैंडी खा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे शरीर में ताकत आएगा और हमारा जो काउंट्स है प्लेटलेट का वो कम नहीं होगा। प्लेटलेट काउंट को रोकना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग पपीता की सलाह देते हैं, पपीता भी खाया जा सकता है। कुछ लोग बकरी के दूध की पीने की सलाह देते हैं, वो भी लिया जा सकता है। लेकिन मैं चूँकि मेडिकल पर्सनालिटी हूँ तो मैं लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप चिकित्सक के संपर्क में रहें कंटिन्यू, और प्लेटलेट्स को गिरने से रोकें। अगर प्लेटलेट आपका कम हो रहा है तो उसके लिए आप होम्योपैथिक दवाइयाँ लें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश और इंदौर शहर के जाने माने होम्योपैथी डॉक्टर A.K. द्विवेदी जी, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है। और साथ ही उनकी जो किताब है उन्होंने बताया कि मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए MP न्यूज़।